सभी भाइयों को राम राम। विक्रम बेताल की 10वीं कहानी जिसका नाम है मन की कोमलता। शुरुआत होती है फिर से। हटी विक्रम एक बार फिर बेताल को कंधे पर लाद कर चल दिया। वह बोला, बेताल चाहे तुम कितना भी परेशान करो मगर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें शमशान लेकर ही जाऊंगा। तो मैं चलने से कहाँ इनकार कर रहा हूं विक्रम। तुम बोल पड़ते हो इसलिए मुझे लौटना पड़ता है। वैसे भी कहानी सुनाकर मैं तुम्हारा न्याय जानने को उत्सुक रहता हूं। तुम्हारा न्याय सुनकर मुझे खुशी होती है। राजा विक्रम ने बेताल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेताल को कसकर पकड़ रखा था और लंबे लंबे डग भरता जा रहा था। धीरे चलो राजा विक्रम, बेताल बोला, अभी बहुत रात बाकी है। विक्रम केवल गुर्रा रहा था। अच्छा सुनो, बेताल बोला, मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। विक्रम खामोशी से चलता रहा। बेताल एक नई कथा सुनाने लगा। स्वर्ण देश के राजा अत्यंत प्रतापी था। उसके 4 अत्यंत सुंदर कन्याएं थी। वे बहुत ही नाजुक और कोमल थी। उनकी नाजुकता की क्या बात कहूं, चारों एक से बढ़कर एक थी। उनमें पहली कन्या का यह हाल था कि अगर वह चांदनी रात में भी बाहर निकल जाती थी तो उसके शरीर पर फफोले पड़ जाया करते थे। बेताल की बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा उठा। दूसरी का यह हाल था कि यदि गुलाब के फूल से भी उसे मार दिया जाता तो फूल शरीर के जिस भाग से टकराता वहीं से खून निकलने लगता। तीसरी राजकुमारी इतनी कोमल थी कि यदि कोई जरा सा भी जोर से बोल देता तो वह आवाज की धमक से ही बेहोश हो जाया करती थी। और राजा विक्रम चौथी राजकुमारी का यह हाल था कि उसे जहां भी छू दिया जाता वहीं पर बड़ी देर तक के लिए एक निशान पड़ जाया करता था। चारों राजकुमारियों की कोमलता की बात दूर दूर के देशों में फैल गई। जो सुनता आश्चर्य करता था। कुछ राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। पहली राजकुमारी को तो हमेशा छाया में रखा जाता, दूसरी राजकुमारी को कोई स्पर्श भी नहीं करता, तीसरी राजकुमारी के आसपास सब फुसफुसाकर बातें करते, चौथी राजकुमारी की दशा दूसरी राजकुमारी की तरह थी। इस तरह कोमलता के साथ साथ चारों राजकुमारियां बेहद सुंदर थी। राजा बहुत चिंतित था कि इन सब का विवाह कैसे होगा। विवाह होने के बाद वे जीवित बच पाएगी? क्या वे जीवित बच पाएगी? दूसरी ओर चौथी के संबंध में राजा बुरी तरह परेशान था। बेताल कहता जा रहा था, राजा विक्रम सुनता जा रहा था। बियाबान वातावरण में बेताल की आवाज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। इन सभी राजकुमारियों की देखभाल के लिए अलग अलग सेविकाएं थी। इनमें से एक सेविका जब भी राजमहल से बाहर निकलती और किसी भिखारी या दुखी को देखती तो वह कुछ न कुछ दान कर दिया करती थी। अपनी कोमलता के कारण राजकुमारियां अत्यंत हल्के वस्त्र पहना करती थी। उनके आभूषण बहुत हल्के थे। 1 तोला सोने में सारे शरीर के जेवर बनाए जाते थे। राजकुमारियों को फिर भी भारी लगा करते थे। भिखारियों पर दया करने वाली सेविका एक दिन आभूषण लेकर निकली। उसे राह में एक भिखारी मिला। उसके हाथ में आभूषण देखकर गिड़गिड़ाने लगा कि अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है। उसके पास कोई आभूषण नहीं है, वह दान कर दी। हे राजा विक्रम, उस सेविका को दया आ गई। उसने वही जेवर दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गई। इस प्रकार वापस आया देख राजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने सेविका को दरबार से निकाल दिया। वह चुपचाप चली गई। कुछ समय बाद एक वैद्य स्वर्ण देश से आया। राजा ने अपनी राजकुमारी की चर्चा की, उनकी कोमलता को बताया। पूछा, इनमें सबसे अधिक कोमल कौन है? राजा के इस प्रश्न पर वैद्य हंसने लगा। इस पर राजा आश्चर्यचकित हो बोला, आप हंस रहे हैं? हाँ राजन, उसने कहा, सबसे अधिक कोमलता की बात पर हंसा हूं। इनमें से जो सबसे अधिक कोमल है, क्या आप उसका इलाज नहीं कर सकते? राजा ने कहा। वैद्य इंकार करके चला गया। राजा विक्रम, अब याद करो कि वैद्य ने गलत कहा या सही, और उन सब राजकुमारों में से सबसे अधिक कोमल कौन थी? तुम्हारा न्याय बुद्धि क्या कहती है? बेताल की बात सुनकर राजा चुप ही रहा। तब बेताल ने अपना प्रश्न दोहराया। विक्रम इस बार भी खामोश रहा। क्या ये खामोशी ही तुम्हारा न्याय है विक्रम? बेताल ने उसे ललकार कर कहा। क्या न्याय के लिए मशहूर राजा इस मामले में न्याय करने में असमर्थ है? मैं असमर्थ नहीं हूं बेताल। फिर बोलते क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा उत्तर सुनकर तुम केवल
ने हंसोगे भी बल्कि आश्चर्यचकित भी हो उठोगे। आखिर तुम्हारा उत्तर क्या है? बेताल, मेरी दृष्टि में इन राजकुमारियों में से कोई भी कोमल नहीं थी। क्या मतलब? शरीर की कोमलता से कुछ नहीं होता, कोमलता तो मन की होती है। मेरी दृष्टि में वह सेविका अधिक कोमल थी, जो कुछ न कुछ दान किया करती थी, वही सबसे कोमल थी। यदि मन की कोमलता न हो तो तन की कोमलता का कोई लाभ नहीं। इस कारण वैद्यराज ने इलाज करने से इनकार कर दिया। वाह राजा विक्रम वाह, तुमने बिल्कुल ठीक न्याय किया। मगर एकाएक बेताल उसके कंधे से ऊपर उठ गया। मैंने कहा था ना राजा विक्रम, यदि तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इस बार विक्रम बहुत अधिक सतर्क था। उसने एक झटके से उछलकर उसे दबोच लिया और अपने कंधे पर डालकर मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेकर बोला, इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा बेताल। अच्छा ठीक है, मैं नहीं भागता, मगर मेरी एक शर्त है। बेताल उसकी गिरफ्त में झटपटाने लगा। कहो तुम्हारी क्या शर्त है? विक्रम ने कहा। बेताल, मैं कहानी सुनाता रहूंगा और तुम जवाब देते रहोगे। बेताल ने अपनी शर्त रखी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, विक्रम ने कहा। और एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को खुश होकर कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रम वैद चला गया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी पहली राजकुमारियों का विवाह कर दिया। राजकुमार उसे हमेशा छाया में ही रखता था। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म पर दीपावली मनाई गई। एक दीपक का प्रकाश राजकुमारी के शरीर पर पड़ गया तो फफोले पड़ गए। राजा विक्रम हंसने लगा। तुम हंसी क्यों? बेताल, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यह राजकुमारी की कोमलता नहीं, यह एक प्रकार की बीमारी होती है। इसके कारण प्रकाश फफोले पैदा कर देता है। इसे आयुर्वेद में प्रकाशोन्मत्तता कहा गया है। राजा विक्रम की बात सुनकर बेताल चुप रह गया। और इसी के साथ ही ये 10वीं कहानी भी समाप्त होती है। 11वीं कहानी में आगे सुनने को मिलेगा। और 11वीं कहानी भी मैं इसी में ही सुना देता हूँ आपको, जिसका नाम है श्राप, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई है। विक्रम खुश था कि इस बार कहानी सुनकर भी उसने बेताल को भागने नहीं दिया। बेताल खामोशी से उसके कंधे पर लदा हुआ था। अभी वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि अचानक बेताल पुनः बोला, सुनो विक्रम, तुम बड़ी लंबी मंजिल तय करोगे और थक जाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ताकि सफर भी कट जाए और थकावट भी महसूस न हो। मेरी यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद व मनोरंजक है। विक्रम खामोशी से सुनता रहा। एक समय की बात है, पुण्यपुर नामक राज्य में राजा वीरभद्र शासन करते थे। वे बड़े ही न्यायशील, गुणी और शक्तिशाली राजा थे। उनका सत्यमणि नामक एक मंत्री था। एक बार मंत्री का मन बहुत उचाट सा हो गया, तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाकर मन को शांत करने का विचार किया। राजा ने भी उसे खुशी खुशी अनुमति दे दी। इस प्रकार मंत्री सत्यमणि को छुट्टी मिल गई। वह अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसने घूम घूम कर पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा की। एक दिन की बात है, सत्यमणि घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। लगभग आधी रात के समय वहां उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता जा रहा है। वह वृक्ष जगमगाती रोशनी से नहा रहा है। उस पर हीरे, मोती, जुमरंद फल के रूप में उगकर अपनी आभा बिखेर रहे हैं। वृक्ष की ऊपरी शाखा पर एक सर्वांग सुंदरी हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही है। मंत्री सत्यमणि अपलक मंत्रमुग्ध सा उस दृश्य को निहार रहा था। यह किसी अलौकिक दृश्य से कम नहीं था। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के नंदन वन में घूमते हुए वह किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। इस दृश्य को देखकर वह तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज, मैंने तीर्थ यात्रा में एक अद्भुत आश्चर्य देखा है। कैसा आश्चर्य? सत्यमणि राजा ने कहा। सत्यमणि ने कहा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है वह सब सच सच राजा को सत्यमणि ने बता दिया। सुनकर राजा भी विस्मित हो उठा। उसने पूछा, यह किस समय की घटना है सत्यमणि? उस समय लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। बात ही ऐसी थी कि राजा वीरभद्र अपनी उत्सुकता को न रोक सका और उसी समय उसने उस समुद्र तट पर जाने का निर्णय किया। और जब आधी रात के लगभग वह समुद्र तट पर उपस्थित था तो उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसा कि सत्यमणि ने बताया था।
इस दृश्य को देखकर राजा वीरभद्र तुरंत तैरकर उस वृक्ष के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने उस सुंदरी को पकड़ना चाहा वैसे ही वह समुद्र में कूदकर भागने लगी। मगर आखिर राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो, किस लोक की परी हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर उस सुंदरी ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो आपको चतुर्दशी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे गुणवान व शक्तिवान राजा से विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगी। यह सुनकर राजा वीरभद्र ने सुंदरी से पूछा, चतुर्दशी की अंधेरी रात का यह क्या मामला है? सुंदरी ने कहा, आप खुद ही देख लेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। राजा वीरभद्र सुंदरी पर ऐसा आसक्त हुआ कि चतुर्दशी की रात तक वह उसी के साथ रहा। चतुर्दशी की अंधेरी रात को एक विशालकाय राक्षस वहां आया। आते ही उसने सुंदरी को अपने बाहुपास में लेकर उसका आलिंगन करना चाहा। राजा उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसको सुंदरी के साथ जबरदस्ती करते देखकर राजा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। ये देखिए, राक्षस है, ये राजा है और ये वो सुंदरी है। राजा वीरभद्र की ललकार सुनकर वह तुरंत ही उस पर झपटा, लेकिन राजा ने अपनी दुधारी तलवार के एक ही वार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर वह सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और दौड़कर राजा के पास आई तथा उसके गले से लिपट गई। हे सुंदरी, अब बताओ इस घटना का क्या रहस्य था? राजा की उत्कंठा को भांपकर सुंदरी ने कहा, हे राजन, हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को मैं उस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। इस बात का मुझे श्राप मिला हुआ था। राजा वीरभद्र ने पूछा, यह श्राप तुम्हें किसने दिया था? राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से सुंदरी ने बताया, यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने ही मुझे दिया था। राजन, मैं गंधर्व विदाधर की पुत्री हूँ। मैं प्रतिदिन अपने पिताश्री के साथ ही भोजन किया करती थी। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए मुझे भोजन का समय याद नहीं रहा, जिस कारण पिताश्री को अकेले ही भोजन करना पड़ा। और जब मैं खेलने के बाद घर पहुंची तो मेरे पिताश्री ने मुझे श्राप दे दिया कि हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को तू एक दैत्य के वश में हुआ करेगी। इस श्राप को पाकर मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। उन्होंने श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें पछताना भी पड़ा। फिर कुछ देर के बाद उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान भी दिया कि कोई राजकुल का वीर पुरुष आकर तुम्हें उस दैत्य के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। और उस दिन से आज तक मैं हर रोज समुद्र में से निकलकर कल्पवृक्ष के ऊपर बैठकर किसी वीर राजपुरुष के आने की प्रतीक्षा किया करती थी कि कब कोई वीर राजपुरुष मुझे इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। राजा वीरभद्र उसकी आप बीती सुनकर उसे अपने राजमहल में ले आया और पत्नी के रूप में अपनाकर उसके साथ काम क्रीड़ा में खो गए। महामंत्री सत्यमणि ने जैसे ही यह सब देखा सुना तो उसके मुंह से एक आह निकली और वह उसी समय स्वर्ग सिधार गया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इतनी कथा सुनकर बेताल बोला, विक्रम, अब तुम्हें बताना यह है कि मंत्री को ऐसा क्या हुआ कि उसका कलेजा फट गया और वह स्वर्ग सिधार गया। विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, मंत्री को इस बात का दुख हुआ कि यदि वह हिम्मत से काम लेता तो आज वह सुंदरी उसकी पत्नी होती। आखिर वह भी तो एक वीर राजपुरुष था, मगर उसने इसकी चर्चा राजा से कर दी। बस अपनी गलती के पछतावे होते ही वह सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। विक्रम के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, लेकिन तू एक बार फिर चूक गया। तुझे वही पुरानी शर्त तो याद होगी ना? तू बीच में बोल पड़ा, अतः मैं चल दिया, मैं जा रहा हूं विक्रम। और ऐसा कहकर बेताल चला जाता है और विक्रम फिर उसके पीछे जाता है। और अगली वीडियो में फिर विक्रम उसे अपने कंधे पर बैठाएगा और एक नई कहानी शुरू होगी जिसका नाम होगा दोषी कौन। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।